डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम विषय पढ़ने जा रहे हैं। वो विषय है मंत्रिमंडल आयोग यानी कैबिनेट मिशन। मंत्रिमंडल आयोग कैबिनेट मिशन के बाद एक और अधिनियम बनता है, यह एक और योजना आती है जिसको माउंटबेटन योजना या मनबाटन योजना कहते हैं, जिसके कारण भारत को आज़ादी मिली और भारत विभाजित भी हो गया। तो उसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, वो एक अलग टॉपिक होगा। आज के क्लास में जिन तथ्यों को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो ये है कि भारत को स्वतंत्र करने का ये एक प्रकार से जो प्रारंभ कहा जाए वो यहाँ से हो जाता है। अब अंग्रेज मानसिक रूप से तैयार हो गए थे कि हमें भारत को स्वतंत्र कर देना है। इसकी पृष्ठभूमि 1945 से बननी शुरू हो गई। थोड़ा सा हम पहले 1945 की घटनाओं का वर्णन करना चाहेंगे ताकि आपको कैबिनेट मिशन पूरा समझ में आ जाए। 1945 के जुलाई महीने में, कब? जुलाई महीने में, यानी जुलाई 1945, ठीक है। और एक है अगस्त 1945। इसमें क्या हुआ, तो जुलाई 1945 में ब्रिटेन में आम चुनाव हुआ। और अगस्त में क्या हुआ कि ब्रिटेन में सरकार बनी। ये कैबिनेट मिशन के लिए ये घटना काफी महत्वपूर्ण है। आपको पता होना चाहिए कि जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था तो विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, और उसने ये घोषणा की कि मैं ब्रिटेन को हारने नहीं दूंगा द्वितीय विश्व युद्ध में। साथ ही साथ इस बात की घोषणा की कि हम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारत को आज़ाद करने के लिए नहीं बने हैं, भारत को स्वतंत्र करने के लिए नहीं बने हैं। और जो चर्चिल था वो अनुदारवादी दल यानी कंजर्वेटिव पार्टी का नेता था। तो उसके इस वक्तव्य से ये बात स्पष्ट हो गया कि जो अनुदारवादी दल ब्रिटेन का था, कंजर्वेटिव पार्टी था, वो भारत के स्वतंत्रता का समर्थक नहीं था। जबकि उदारवादी दल, जिसको श्रमिक दल या लेबर पार्टी भी कहा जाता है, यह दल भारत के स्वतंत्रता का समर्थक था। और इसके जो नेता थे उस समय, उनका नाम था क्लीमेंट एटली, ठीक है। कंजर्वेटिव दल के नेता थे विंस्टन चर्चिल और लेबर पार्टी के नेता थे क्लीमेंट एटली। तो क्लीमेंट एटली का यह कहना था कि भारत को स्वतंत्र कर देना चाहिए, यानी देश एक लेकिन विचारधारा दो। अब जो जुलाई 1945 में चुनाव होता है, ब्रिटेन का आम चुनाव, वहां के पार्लियामेंट का, तो इसी मुद्दे पे होता है। एक तरफ चर्चिल कहते हैं कि हम भारत को स्वतंत्र नहीं करेंगे, दूसरी तरफ क्लेमेंट एटली कहते हैं कि अगर हमको आप मत दीजिएगा तो हम भारत को स्वतंत्र कर देंगे। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यदि मत दिया जाएगा तो भारत के स्वतंत्रता के मुद्दे पे, और मत जो दिया गया वो ये कि इस मत में जो है सरकार किसकी बनी अगले महीना, तो सरकार बनी एटली, नहीं एटली की बनी, क्लीमेंट एटली। अब एटली की सरकार बनी, इसका अर्थ क्या हुआ कि वहां की जनता भारत की स्वतंत्रता की समर्थक हो गई, है ना। ये बात क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो घटना घटती है वो ये
कि आपको 18 फरवरी, कब 18 फरवरी 1946 इसमें घटना घटता है नौसैनिक विद्रोह का। नौसैनिक विद्रोह। आप पूर्व का घटनाक्रम आपके दिमाग में होगा कि पूर्व में जो वृहत आंदोलन चला था वो भारत छोड़ो आंदोलन चला था, और लगभग 44 ईस्वी तक 1944 तक ये छिटपुट रूप से चलता रहा। 1944 ईस्वी में इसके नेताओं को आज़ाद कर दिया। इन्हीं कह सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन समाप्त हो गया। घोषणा तो नहीं की गई लेकिन समाप्त हो गया। उसके बाद सबसे बड़ी जो घटना थी वो नौसैनिक विद्रोह, जो 18 फरवरी 1946 ईस्वी को बम्बई में हुआ। कहाँ हुआ था? बम्बई में। वहां होने के पीछे कारण था कि जो नौसैनिक समझ रहे हैं ना, जो समुद्र में देश की सुरक्षा के लिए जो सेना काम करती है उसको हम लोग नेवल फोर्स बोलते हैं, नौसैनिक बोलते हैं। तो उन लोगों का कुछ चीज़ों से असंतोष था ब्रिटिश शासन से। सबसे पहला असंतोष था ये था कि उनको खराब खाना प्रदान किया जाता था। दूसरा, उनके साथ नस्लीय विभेद किया जाता था। और तीसरा, उसके एक सैनिक थे जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत छोड़ो का नारा जहाज पर लिख दिया था। एसएन सेन नामक था सैनिक का। तो उसको सिर्फ उस ग्राउंड पे गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया गया। तो ये 3 ग्राउंड को लेकर के वहाँ के तलवार नामक एक जहाज थी जो बम्बई में डेरा डाले हुए था। इस पर कुल 1100 सैनिक थे। हाँ, तलवार नामक जहाज पर उन 1100 सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। और उसका देखा देखी दूसरे सैनिक अड्डा जो थे नौसैनिक अड्डा, वहां भी विद्रोह हुआ। सबसे बड़ा ब्रिटिश नौसैनिक अड्डा कराची में था। कराची के नौसैनिकों ने भी विद्रोह कर। यह विद्रोह मात्र 6 दिन तक चला, यानी 18 फरवरी से 23 फरवरी तक। और 23 फरवरी का दिन तो ऐसा आया कि इन सैनिकों के समर्थन में बंबई के 20 लाख मील मजदूरों ने पूरे बंबई को जाम कर दिया। 1-2 लाख नहीं, 20 लाख की आबादी अगर रोड पर चली आएगी तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। और यदि पटेल और जिन्ना, जो अभी तक एक दूसरे के विरोधी थे, पटेल घोर राष्ट्रवादी थे और जिन्ना घोर सांप्रदायिक थे, और इस समय जिन्ना और कांग्रेस के बीच 36 का आंकड़ा था। लेकिन नौसैनिक विद्रोह के कारण स्थिति इतनी भयावह हो गई थी कि ये दोनों विपरीत विचारधारा के नेता आपस में मिल गए। किस लिए? कि उस सेना में हिंदू और मुसलमान दोनों थे। उस सेना में कांग्रेस के भी समर्थक थे और लीग के भी समर्थक थे और कम्युनिस्ट भी थे। सेना ने जो विद्रोह किया था तो 3 झंडा वो लोग फहराते थे। एक तरफ कांग्रेस का रहता था, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग का रहता था और बीच में कम्युनिस्ट का रहता था। तो इस तरीके से अंग्रेजों के बस की बात नहीं थी कि इन नौसैनिकों के विद्रोह को समाप्त कराए। और उस समय जब 20 लाख मजदूर इनके समर्थन में मुंबई में आ गए तो ये विद्रोह फैलने की आशंका थी पूरे भारत में। और ये विद्रोह एक प्रकार से क्रांतिकारी विद्रोह था, रेवोल्यूशनरी रिवोल्ट था। अगर संपूर्ण भारत में ये विद्रोह फैल जाता तो अंग्रेज तो नहीं ही रहते, वो तो एक अलग बात था। लेकिन भारत के लोगों का भी, भारत की संपत्ति की भी बहुत ज्यादा क्षति होती। और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो गांधीयन फिलॉसफी के तहत
आंदोलन चला के स्वतंत्रता प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा था और अब स्वतंत्रता मिलने ही वाली थी, तो उस विचारधारा को बहुत बड़ा धक्का लगा। इसीलिए जिन्ना और पटेल दोनों इस मुद्दे पे आपस में मिल गए और दोनों जाकर के सैनिकों के साथ मिले और तब जाके 24 फरवरी 1946 ईस्वी को सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया और ये कहा कि हम ये आत्मसमर्पण ब्रिटिश सत्ता के समक्ष नहीं कर रहे हैं, भारतीय सत्ता के समक्ष कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने ये घोषित कर दिया नौसैनिकों ने कि हम अब ब्रिटिश सत्ता को मानते ही नहीं, हम अपने विद्रोह को वापस ले रहे हैं सिर्फ इसलिए कि भारत की संप्रभु सत्ता हमारे पास आई और भारत की संप्रभु सत्ता का हम पूर्ण सम्मान करेंगे। तो इस प्रकार से नौसैनिकों ने अंग्रेजों की सत्ता को 23 फरवरी 1946 ईस्वी को ही नकार दिया था। तुम रहो भी, हम तुम्हारी सत्ता को नहीं मानेंगे, तुम्हारे लॉ को नहीं मानेंगे, तुम्हारे कानून को नहीं मानेंगे, तुम्हारी पुलिस आएगी तो उसका मुकाबला करेंगे, तुम्हारी सेना आएगी तो मुकाबला करेंगे। तो इस तरीके से नौसैनिकों ने भारत को 23 फरवरी 1946 को ही आज़ाद कर दिया। हमने 24 को तो दादा सरेंडर किया। अब ये घटना बताने का उद्देश्य क्या था? पहला जो घटना हमने चुनाव बताया तो उसमें आपको ये कह दिया था, यह बताया गया था मेरे द्वारा कि ब्रिटेन में जो सत्ता परिवर्तन हुआ वो सत्ता परिवर्तन भारत को आज़ादी देने के नाम पर हुआ, लेकिन ब्रिटेन सत्ता को सौंप नहीं रहा था, यह भी एक तथ्य था। तो जब दूसरी घटना घटी नौसैनिकों का विद्रोह, तो इस घटना को लोग कम पढ़ाते हैं, ये इसके महत्व को कम आंकते हैं। वास्तविक बात है कि इस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक ऐसी घटना था जिस घटना ने ब्रिटिशों को आज़ादी देने के लिए तत्क्षण मजबूर कर दिया। इमीडिएट तुम देश को आज़ाद करो। अगर ये घटना ना घटती तो हो सकता था कि समय और आगे बढ़ जाता, यानी स्वतंत्रता का दिन जो है, यह वर्ष जो है वो और आगे बढ़ जाता है। लेकिन नौसैनिक विद्रोह ने क्या किया कि आज़ादी को आपके और करीब ला करके देता। ठीक है, अब देखिए, एक जो होता है कि कोई कब्जा कर लिया आपके देश पर, कोई कब्जा कर लिया, आप लड़ के उसको भगा दिए, वो भाग गया, सत्ता आपके हाथ में। 1947 या 45 में से 7 तक जो घटना चल रही वो इस प्रकार की सत्ता नहीं थी। ये सत्ता वैधानिक सत्ता थी, क्योंकि ग्रेजुअली धीरे धीरे भारत के क्षेत्रों के विभिन्न क्षेत्रों को अंग्रेजों ने संधियों के माध्यम से, युद्ध के माध्यम से अपने अधीन किया और कानून बनता था। इस कानून का पालन भारत के लोग करते थे। इसलिए ब्रिटिश सत्ता जो थी वो एक वैधानिक सत्ता थी। तो एक वैधानिक सत्ता के हाथ में जब सत्ता का हस्तांतरण करेगा तो फिर उसके लिए एक लंबी प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा, सारे समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा। तो इसके लिए बजाते तौर पे आयोग बनाने की आवश्यकता है। आयोग जांच करेगा, जांच करने के बाद अपना प्रस्ताव देगा, प्रस्ताव से लोग सहमत होंगे, तब उसके अनुरूप जो है वो देश का सत्ता का हस्तांतरण किया जाएगा। तो ये तो सत्ता हस्तांतरण की एक सामान्य सी प्रक्रिया थी। लेकिन जब विवाद और गहरा हो, यानी हिंदू मुसलमान का विवाद हो, देश के विभाजन का विवाद हो, तब तो उस आयोग के समक्ष, योग सत्ता के समक्ष और बड़ी चुनौती खड़ी हो जाती है। तो ये दो दृष्टिकोण से, एक वैधानिक सत्ता था तो वैधानिक सत्ता को वैधानिक सत्ता के हाथों में सत्ता देना, और दूसरा जो विभाजनकारी शक्तियां थी, हिंदू मुसलमान के बीच विवाद की शक्तियां थी या देश के विभाजन की शक्तियां थी, तो इन दोनों समस्याओं का समाधान एक आयोग के माध्यम से ही हो सकता था। और उपरिक्त दोनों घटनाओं के कारण तत्क्षण एक आयोग बना और उसी आयोग की घोषणा जो है वो 26
24 मार्च 1946 ईस्वी। ठीक है, इसको एक इसमें कर देंगे, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा कि उपर्युक्त घटनाक्रम के कारण ब्रिटिश सत्ता ने या ब्रिटिश सरकार कह लीजिए एक मंत्रिमंडलीय आयोग बनाने की घोषणा। और ये जो मंत्रिमंडलीय आयोग बनाने की घोषणा की, तो ये एक्चुअली में 3 सदस्यीय थी। कितना सदस्यीय? 3 सदस्यीय। 3 सदस्य। उसमें पहला सदस्य जो थे वो पैथिक लॉरेंस थे। पैथिक लॉरेंस ये भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और ये इसके यानी मंत्रिमंडलीय आयोग के अध्यक्ष भी थे। ठीक है। दूसरा एवी अलेक्जेंडर, ये नौसेना प्रमुख थे। और तीसरा स्टोफर्ड क्रिप्स, 42 वाले क्रिप्स, स्टोफर्ड क्रिप्स ये वाणिज्य मंडल के प्रधान, यानी एक प्रकार से कहिए कॉमर्स मिनिस्टर। और ये तीनों के को सम्मिलित रूप से बोला जाता है कैबिनेट मिशन योजना। ये इन तीनों को ही बोला जाता है कैबिनेट मिशन। क्लियर? और ये जो कैबिनेट मिशन है ये भारत में 24 मार्च 1946 ईस्वी को आया। कब आया? 24 मार्च 1946। ठीक है। ये कहाँ आया? तो कैबिनेट मिशन भारत आया, भारत आया। और उसके बाद जब भारत आ गया तो 16 मई 1946 ईस्वी, 16 मई 1946 को अपना प्रस्ताव जो है प्रपोजल प्रस्तुत किया। और ये जो प्रपोजल प्रस्तुत किया उसमें निम्न प्रावधान थे। तो पहले इसको समझ लेते हैं। तो आपको पूर्व दृष्टांत दिया ये, और उसके बाद हम बताना चाह रहे हैं कि जो ये घटनाक्रम दो था, एक चुनाव और दूसरा नौसैनिक, तो उससे तय हो गया कि भारत को अब आज़ाद करना है। तो उसके
किस तरह से आज़ादी दी जाए, सरकार ने एक मंत्रिमंडलीय आयोग बनाने का निर्णय किया। मंत्रिमंडलीय आयोग का अर्थ ये होता है कि उसके जो भी सदस्य होंगे वो ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य होंगे, यानी ब्रिटिश मिनिस्टर्स होंगे। तो 3 सदस्यीय तय किया गया कि उसमें 3 मेंबर होंगे। उसमें पहला मेंबर जो रखा गया, जो इसके अध्यक्ष थे इस 3 सदस्यीय आयोग के, उनका नाम था पैथिक लॉरेंस। जो पैथिक लॉरेंस भारत सचिव थे और पदानुक्रम में ये सबसे सर्वोच्च थे तीनों, इसीलिए इनको अध्यक्ष बनाया गया। बाकी एवी अलेक्जेंडर जो नौसैनिक प्रमुख मतलब नौसेना मंत्री थे ब्रिटिश मंत्रिमंडल के, नेवल मिनिस्टर्स, और स्टोफर्ड क्रिप्स कॉमर्स मिनिस्टर्स थे वहाँ के। वाणिज्य मंडल के अध्यक्ष का मतलब क्या हुआ? कॉमर्स मिनिस्टर। और इन तीनों को मिला करके ही इस आयोग को कैबिनेट मिशन कहा जाता है। कैबिनेट मिशन भारत में 24 मार्च को आया। भारतीय नेताओं से वार्तालाप की, बातचीत की, पहले समझ लीजिए ना तब लिखिएगा। भारतीय नेताओं से बातचीत किया और बातचीत करने के बाद अपनी रिपोर्ट 16 मई 1946 ईस्वी को दी। 40 को नहीं 46 है, लिखने में गलती है, सॉरी, ये 6 लिखना था, ऊपर वाला छूट, ठीक है। थैंक यू ये करेक्शंस कराने के लिए। तो 24 मार्च 1946 को भारत में ये आए सब लोग, और भारतीय नेताओं से वार्तालाप करने के पश्चात 16 मई 1946 ईस्वी को अपनी रिपोर्ट दी, यानी प्रोपोजल दिया कि आखिर भारत स्वतंत्र कैसे हो या भारत में शासन कैसे चलाया जाए। यहाँ पर प्रोविजन लिखने से पहले, ये बताने से पहले एक बात बता देना चाहते हैं आपको कि अंग्रेजों पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है, बिल्कुल अगर न्यूट्रलिटी के साथ बात कीजिए, कि उन्होंने देश को विभाजित करके छोड़ दिया, टुकड़े टुकड़े करके छोड़ दिया। उनकी नीयत ठीक नहीं थी। लेकिन आप इस कैबिनेट मिशन के प्रोविजन को सूक्ष्मता से अगर देखें तो यहां पर यह साबित होता है कि अंग्रेज अंतिम समय तक ये चाहते थे कि भारत अक्षुण्ण रहे, भारत का विभाजन ना हो। भारत का विभाजन हुआ, इसके लिए संपूर्णतः ब्रिटिशों को पर दोषारोपण कर देना, ये ऐतिहासिक घटनाओं के अध्ययन के बाद आप देख पाएंगे कि ये गलत है पूरी तरीके से। बल्कि संक्षेप में अगर ये कहा जाए कि भारत का विभाजन स्थानीय या भारतीय नेताओं की महत्वाकांक्षाओं का परिणाम था। हर नेता यहाँ क्या बनना चाहता था? तो प्रधानमंत्री बनना चाहता था, और उसके लिए देश विभाजित हो जाए तो हो जाए, उससे हमें कोई परवाह नहीं। तो अब इतिहास में आलोचनात्मक दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है। जो अंधानुकरण हम लोग करते आए हैं उससे काम नहीं चलेगा। सिविल सर्विस इसीलिए ऐसे ऐसे मुद्दों को उखाड़ कर करके आपके सामने लाएगी ताकि आपके निष्पक्षता की जांच हो सके। तो अब हम प्रोविजन देखते हैं कि साहब कौन कौन क्या क्या प्रस्ताव में आया था, है ना। तो उसमें सबसे पहला जो प्रोविजन था कि एक अखिल भारतीय संघ बनेगा, ठीक है। पहला प्रोविजन क्या था? एक अखिल भारतीय संघ बने, ठीक है। और ये जो बनेगा तो उसमें विदेशी प्रतिरक्षा और सूचना, जिसमें विदेशी प्रतिरक्षा और यातायात यानी संचार कह लीजिए, ये केंद्र को होगा, बाकी सब राज्यों को, ठीक है। दूसरा,
केंद्रीय व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का गठन होगा और ये जो काम करेंगे वो सामान्य सहमति पर अभी हम समझाते हैं सब। ठीक है। तीसरा जो होगा, अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों को होंगी। ठीक है। और उसके बाद था कि प्रांतों को सामूहिक विधान और कार्यपालन का अधिकार होगा। सॉरी, ठीक है। और उसके बाद पाकिस्तान की मांग को नकार दिया गया। स्पष्ट रूप से कहा दिया कि नहीं, पाकिस्तान नहीं बनेगा। और संविधान सभा के गठन का प्रावधान किया गया। तो ये महत्वपूर्ण प्रस्ताव थे जो कैबिनेट मिशन ने दिए थे। पहले हम, अब कलम आपका बंद हो और बोर्ड पर ध्यान हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बहुत सारे प्रोविजन थे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से, आपको समझने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, वही हम बोर्ड पे बता रहे हैं। पहला जरा ये देखिए, भारतीय संघ बनेगा। अगर ब्रिटिश भारत को एक नहीं रखना चाहते, ठीक है, तो वो इंडियन फेडरेशन की बात करते। वो तो बोलते कि भाई मेरे अधीन जो 64% भूभाग है उसी को हम आज़ाद करेंगे, बाकी जो 36% का भूभाग जिसके मालिक हम नहीं है बल्कि कौन है, देसी रियासत है, वो एक स्वतंत्र रियासतें हैं, वो जाने कि वो उनकी स्थिति क्या होगी। लेकिन आप गौर से देखिए कि ये प्रावधान सिर्फ ऐसा नहीं है कि 1946 में ही आया है। ये 1935 के अधिनियम से अंग्रेज प्रयास कर रहे थे कि भारत एक संघ बने, भारत एक फेडरेशन बने। और 1935 के अधिनियम के सभी प्रावधान सेवा इसके छोड़ करके लागू हो गया था। यानी 35 का कोई प्रावधान जो नहीं बन पाया, उसके प्रोविजंस लागू नहीं हुए, वो कौन था, तो फेडरेशंस का बनना, यानी संघ का बनना। चूंकि देशी रियासत तैयार नहीं थे, तो अंतिम क्षणों में भी अंग्रेजों ने प्रयास किया कि भारत का जो 32,87,263 अभी
और उस समय पाकिस्तान और बांग्लादेश वाला क्षेत्रफल दोनों सब मिला कर करके जो एक अखंड भारत है वो बन जाए। और इसके लिए उसने कहा कि बहुत ज्यादा विवाद है, इतना आसान नहीं है। देसी रियासत की अपनी अलग समस्याएं हैं, भाषागत विवाद अलग है, क्षेत्रीय विवाद अलग है, लेकिन भौगोलिक रूप से एक इकाई है एक देश, ये वो भी मानते हैं। एक टेरिटोरियल कंट्री है जिसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटीज है, बहुत ज़्यादा विविधता है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि देखिए साहब, सारे जो टेरिटोरी हैं, ये इकाइयां हैं, वो एक प्रकार से अपने स्वतंत्र अस्तित्व को बनाए रखें, लेकिन प्रतिरक्षा पर, यातायात पर, करेंसी पर या विदेशी मामलों पर वो सब एक रहे। जैसे अमेरिका में भी, संयुक्त अमेरिका में एक देश कैसे बना वो सिर्फ इन्हीं मुद्दे पे फेडरेशन है। बाकी आंतरिक मामले में जिसका जो संस्कृति है, जिसकी जो परिस्थितियां हैं, वो राज्य अपने रूप से शासित होता है। तो यहाँ के विविधता को देखते हुए अंग्रेजों ने यही उपयुक्त समझा कि इसको एक फेडरेशन बना दिया, या इसको कन्फेडरेशन बना दिया, इसको एक महासंघ बना दिया। टूटने नहीं दिया जाए। इसके टूटन को अगर रोकना है तो क्षेत्रीय विषमताओं को ध्यान में रख करके इसको एकीकृत किया जा सकता। अब उसके बाद क्या था कि केंद्र में व्यवस्थापिका भी रहेगा, कार्यपालिका भी बने, पूरे देश के लिए कानून बनेगा और लागू होगा, लेकिन ये यूनिटरी नहीं होगा कि अगर उसमें कोई समूह किसी कानून से असहमत हो तो ऐसा कानून लागू नहीं होगा। यानी एक प्रकार से यहाँ आपसी सहमति को जो बनने वाला कानून था उसमें श्रेष्ठता दी गई। किसी की सहमति का बिना ख्याल किए हुए आप कोई कानून नहीं बना सकते। तो देश को टूटने से बचाने के लिए ये एक बहुत अच्छा व्यवहारिक कदम माना जा सकता है। उसके बाद देखिए तीसरा क्या था कि ये जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, रेसिड्यूरी पावर, आप जानते हैं कि अभी वर्तमान समय भारतीय संविधान में 3 विषय हैं, एक सेंट्रल लिस्ट, दूसरा स्टेट लिस्ट, तीसरा कंकरेंट लिस्ट। और इन तीनों लिस्टों के अलावा बहुत सारे लिस्ट ऐसे हैं जिसका संविधान में कोई भी विवरण नहीं है, क्योंकि जिस समय संविधान बन रहा था उस समय विषय थे ही नहीं। जैसे उदाहरण के लिए 1947 से पहले कंप्यूटर नहीं था, 1947 से पहले मिसाइल नहीं था, 1947 से पहले गोबर गैस नहीं था। आप बात समझ रहे हैं कि नहीं? 1947 से पहले एडल्ट एजुकेशन नहीं था, है? 1947 से पहले लिव इन रिलेशनशिप नहीं था। कहने का मतलब है कि मुद्दे तो अभी नए नए उभरे ना भाई। तो अब ये सब जो नए मुद्दे उभरे, इसी को बचा हुआ विषय कहा गया, अवशिष्ट शक्तियां बचा गया। तो असल लड़ाई अवशिष्ट शक्तियां का जो उभरा था वो साइमन कमीशन के बाद उभरा था। जिन्ना का क्या कहना था कि अवशिष्ट शक्तियां जो है प्रांतों के पास रहनी चाहिए। नेहरू का क्या कहना था कि नहीं, संघ में होना चाहिए। ये जानते हैं कितना टेक्निकली विषय था कि अगर अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों की होंगी तो प्रांत शक्तिशाली हो जाएंगे। यस सर। और अगर अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होंगी तो केंद्र शक्तिशाली होगा। यानी इस शक्ति के वजह से निर्धारित ये हो रहा था कि देश संघात्मक होगा, यूनिटरी होगा। तो चूंकि संघात्मकता का समर्थक था कैबिनेट मिशन, इसलिए उसने क्या कह दिया कि अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों को। यानी ब्रिटिश सरकार अमेरिका को मॉडल मान करके भारत को एक देश बनाना चाह रहा है, और भारतीय नेता क्या चाह रहे थे कि ब्रिटेन को मॉडल बना करके वो भारत को एकीकृत करना चाहते थे। बस यही डिफरेंस था। स्वतंत्रता तय था, लेकिन किस विचारधारा के तहत होगा, शासन के किस स्वरूप पर होगा, उस पर विवाद चल रहा था, जो कैबिनेट मिशन में देखने को मिलता है। उसके बाद क्या था कि प्रांतों को यह अधिकार होगा कि प्रांत अलग अलग होंगे, लेकिन बहुत सारे प्रांत चाहें कि हम
एक हो करके अपना एक ही विधानसभा और एक ही मंत्रिमंडल बनाए तो कर सकते हैं। और ऐसा प्रोविजन इसलिए किया गया कि जैसे असम था, ये असम से सटे हुए बहुत सारे जनजातीय जिला थे जो अब राज्य बन गए, जैसे नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा है ना, बहुत सारे पहाड़ी इलाका थे। तो अब उनका भी था कि मेरा स्वतंत्र अस्तित्व बना रहे, लेकिन स्वतंत्र रूप से अपनी समस्याओं का समाधान कर नहीं सकते थे। या बहुत सारे मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया थे, जैसे सिंध और पंजाब पश्चिम भारत में, तो वो चाहे कि हम लोग एक होकर करके एक ही असेंबली और एक ही चीफ मिनिस्टर हो, तो वो कर सकते हैं। ऐसा जब वो करेंगे तो फिर उनको ये अधिकार होगा कि हर 3 या 5 वर्ष के अंतराल पर जो है इसकी समीक्षा करें कि ये चल सकता है कि नहीं चल सकता है। अगर चल सकता है तो चलाएं और नहीं चल सकता है तो नहीं चलाएं। क्लियर। और सबसे बड़ी बात ये ऋतु रंजन जी कि इसने कह दिया कि पाकिस्तान तो नहीं बनेगा, इसके हम समर्थक नहीं है। तो जो शुरू में हमने कहा था कि अंग्रेजों पर इल्जाम लगाना कि वो देश विभाजित करना चाहता है, कैबिनेट मिशन से गलत साबित होता है, इसलिए कि उसने एक सिरे से इसको नकार दिया। अब ताज्जुब की बात यह है कि कांग्रेस ने इसे एक्सेप्ट कर लिया, मुस्लिम लीग ने भी एक्सेप्ट किया, लेकिन 1 हफ्ता बाद रिजेक्ट कर दिया मुस्लिम लीग। अब देखिए साहब के सबसे बड़ी बात ये कि इसमें जितना अभी तक आपको पढ़ाया गया है उसमें व्यवहारिक रूप से कोई प्रावधान लागू हुआ तो वो सिर्फ ये कि संविधान सभा का गठन, बाकी सब हाथी के दांत। नहीं 46 में, हाँ व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का तो गठन सही था, नहीं तो जैसे हुआ उस वक्त अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश ने ना हुआ। ब्रिटिश इसमें क्या चाह रहे थे कि एक फेडरेशन हो, और जो बना हो तो यूनिटरी बना। ब्रिटिश चाह रहे थे कि यदि भविष्य में कोई इकाई चाहे कि हम स्वतंत्र हो जाए तो हो सकता है, लेकिन भारतीय संविधान ऐसा थोड़ी बना। यहाँ विलय जो था अनंतिम था, माने अब भारत की कोई इकाई भारत से स्वतंत्रता की आकांक्षा नहीं कर सकता। अमेरिका का जो इकाई है वो अमेरिकी संविधान के अनुसार स्वतंत्र हो सकता है, अलग देश बन सकता है, लेकिन भारत का कोई राज्य भारतीय संविधान के अनुसार कोई अपने आप को अलग देश नहीं बना सकता। ये अनुच्छेद 1 का विरोध होगा, क्योंकि विलय जो है अनंतिम लास्ट है। एक बार देश बन गया तो बन गया, इसके बाद इसके भूभाग में वृद्धि हो सकती है, कमी नहीं हो सकती। वृद्धि अनुच्छेद 1 के खंड 3 के तहत हो सकती है। वो एक बार पढ़ा रहे तो बताए थे आप। हाँ, अब देखिए ये टॉपिक पर आ जाइए, संविधान सभा। तो जुलाई 1946 क्या चीज, जुलाई 1946, इसमें भी विवाद है, बने बहुत लंबी बहस है कि मांग हुआ कि भाई संविधान सभा का प्रत्यक्ष निर्वाचन कराया जाए। अंग्रेजों ने कहा कि नहीं, अगर प्रत्यक्ष निर्वाचन कराएंगे तो बहुत समय लगेगा, और देश में जो स्वतंत्रता की भावना उफान पर है तो उसमें बहुत दिन हम लोग वेट नहीं कर सकते। अब आज़ादी लीजिए, हम चले। तो इसलिए जो दिसंबर 1945 में, हाँ यही बात था, जो दिसंबर 1945 में जो चुनाव हुआ था 11 प्रांतों का, उसी से चुनने का प्रोविजंस किया गया संविधान सभा का। यानी संविधान सभा का जो चुनाव का जुलाई 1946 में हुआ वो अप्रत्यक्ष हुआ। क्या हुआ? संविधान सभा का चुनाव क्या हुआ? अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष का अर्थ समझ रहे हैं ना, कि जो प्रांत थी, 11 प्रांत थे, उन्हीं 11 प्रांतों में से संविधान सभा के सदस्य चुने गए। और कैसे? कि प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुनने का प्रोविजन किया गया। कितना?
एक्चुअली 10 लाख की जनसंख्या। और इस तरीके से साहब जो विभाजन था उसके जो आबादी थी उसके मुताबिक 292 ना 208 इधर और 73 इधर। दो सौ तिरानवे सॉरी। और उसके बाद देसी रियासत के लिए 96 और कमिश्नरी प्रांतों के लिए 4, कुल कितना हो गया 6 3 9 और 9 4 13 के 3 हाथ में रहा 1 9 18 92 का होगा। देखिए तो निकाल के हम भी मिस कर रहे हैं इतना आसान टॉपिक नहीं। ठीक है, तो जो तय किया गया वो कि 293 सदस्य ब्रिटिश प्रांत के होंगे और 92 जो है वो देसी रियासतों के होंगे और 4 जो है वो ब्रिटिश कमिश्नरी से होगा। अब देखिए कि ये जो 92 था इसमें राजाओं को दे दिया गया, देसी राजाओं की आप जिसे चाहिए भेज दीजिए, आप चुनाव कराइएगा, नॉमिनेट कीजिएगा या आप जानिए या खुद चले आइएगा। लेकिन इलेक्शन हुआ 293 पर, यानी भारत को ब्रिटिश प्रांत को 293 भाग पर बांटा गया। उसमें कल ही के क्लास में आपको रटवाए हैं कि इस 293 में 208 जो है कांग्रेस ने जीता था और 73 जो है वो मुस्लिम लीग ने जीता था और उसके बाद 8 इंडिपेंडेंट आए थे और बाकी एक एक का स्थान किनको मिला था, यूनियनिस्ट पार्टी, यूनियनिस्ट मुस्लिम लीग, यूनियनिस्ट कास्ट और कृषक एक 3 तो हो गया, कृषक प्रजा पार्टी, उसके बाद सिख का एक और उसके बाद साम्यवादी और एक और कौन अछूत पार्टी। तो इस तरीके से 289 सदस्य जो है चुनकर करके आ गए। तो कैबिनेट मिशन ने अंततः ये कहिए कि जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया है वो कि भारत के संविधान के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की, यही इसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी और बाकी जितनी चीजें थी वो लागू नहीं होता। बात समझ में आई? तो हम समझते हैं कि कैबिनेट मिशन के बारे में जो आपको पढ़ाया गया और पूरी तरीके से तथ्यात्मक और विश्लेषणात्मक बातें समझ में आ गई। अब सिर्फ हम लोग का एक टॉपिक रह गया है और वो टॉपिक कौन सा है, तो माउंटबेटन योजना, जो अगले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे। धन्यवाद।